हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे। सबकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम आने वाला है। 30 मई को एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। जिसने नहीं करे तो डाउनलोड कर लीजिए। आज हम जो हिंदी प्रवक्ता का एग्ज़ाम होगा उसका सेकंड पेपर का थर्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप इसके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है, कौन सी है? वह है ब्राह्मी लिपि। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई 14 सितंबर 1949 ईस्वी, यानी 14 सितंबर 1949। ठीक है। अगला प्रश्न है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, पंडित रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे, किसने लिखे? यह लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं, कौन है? यह है अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, चितवन की छां के रचनाकार हैं। चितवन की छां के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, विचारात्मक निबंधों की शैली होती है। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? कौन है? 4 ऑप्शन है, इसमें सही है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, बात भौं मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? कौन थे? ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? अस्मत् शब्द के रूप बताएं। इसमें पंचमी विभक्ति में जो रूप दिए उसमें से एक गलत है, वह है असमभ्यम। ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है आत्मभ्य। अगला प्रश्न है, इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एकवचन में रूप होगा, क्या होगा इदम का? अनया। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वस्व सर्वयो सर्वेशा किस विभक्ति के एकवचन द्विवचन तथा बहुवचन के रूप है? यह है षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है। हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप है हरिसु। अगला प्रश्न है, अस्मत् में शब्द का तृतीया बहुवचन रूप है, क्या है अस्मत् का? अस्माभि। अगला प्रश्न है, हरिणा हरिभ्याम हरिभि किस विभक्ति के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप? ये तृतीया विभक्ति की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन का रूप है, यह है डी है नामने नामभ्याम नामभ्याम। अगला प्रश्न है, आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप होगा, क्या होगा आत्मन शब्द का? आत्मभ्याम। अगला प्रश्न है, युष्मत् शब्द का तृतीया में एक वचन होगा, क्या होगा? ये होगा तवया। अगला प्रश्न है, लड़का किताब पढ़ रहा है इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? इसमें है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। कौन सा है सही? यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है, इसमें है संबंधवाचक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प।
कौन सा है? यह है फूल। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। वाक्य देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। इसमें कौन सा पदबंध है? इसमें बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, यह है। ठीक है, इस वाक्य में यह सर्वनाम पदबंध है, सही। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है। इसमें कौन सा सही है? इसमें है स्थानवाचक। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। देखिए, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। इसमें है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यह है कातर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी वही कार है, ब्रैकेट में है, जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यह है शीतल। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के अनुसार सिलसिलेवार। कौन सा रचना वर्ष के अनुसार सबसे पहले है? यह है, सबसे पहले है सेवा सदन, फिर है गबन, उसके बाद आता है गोदान। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है आपको, आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? कहानी है, आत्मकथा है, क्या है ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है कादम्बरी को। अगला प्रश्न है, चतुरी चमार उपन्यास है। चतुरी चमार उपन्यास किसका है? यह है निराला का। अगला प्रश्न है, लालटेन की छत के लेखक हैं। लालटेन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज के लेखक हैं। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास है। कैसा है गोदान उपन्यास? एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास किसका है? यह है राही मासूम रजा का। अगला प्रश्न है, रूपा जीवा उपन्यास है। रूपा जीवा उपन्यास किसका है? यह है लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। कौन सा है अमृत राय का उपन्यास? बीज है। अगला प्रश्न है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो होगी लक्षणा। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगूं, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगूं। मैं कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें है आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचानक हुई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें है व्यंजना। अगला प्रश्न है, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सबको कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? किसने दी है? यह दी है चिंतामणि ने। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं। इस कथन के आचार्य कौन है? इस कथन के आचार्य हैं मम्मट। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? वह है, इसमें सभी रस प्रधान रूप के प्रधान रस के रूप में होते हैं।
यह कथन असत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत महान। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? इसमें है पुनरुक्ति काव्य दोष। अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? कौन सी शब्द शक्ति है जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? वह है अभिधा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें है व्यंजना। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें है अभिधा। अगला प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? यह है नील देवी की पंक्ति। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? यह चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में 5 अंक हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? किसकी है? यह है विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल है 1931। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? कौन है संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता? वो है श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु के किस नाम से किया? भारतेंदु ने किस नाम से किया? यह है दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? वह नाटक है जानकी मंगल नाटक। ठीक है। अगला प्रश्न है, सैरंध्री के रचनाकार है। सैरंध्री के रचनाकार है, किसकी रचना है? यह है मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 4 है, इसमें से बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यह है गंगा रि उदकम बराबर गंगोदकम। यह गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वत्यस्तु स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? स्वत्यस्तु का स्वस्ति प्लस अस्तु, ये संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। ठीक है। अगला प्रश्न है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज प्लस मय। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? यह है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव शब्द में है गुण संधि। अगला प्रश्न है, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? सच्चित शब्द में संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि है। अगला प्रश्न है, गृहम गच्छेत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम गच्छेत शब्द का संधि विच्छेद है गृहम प्लस गच्छेत। अगला प्रश्न है, सु प्लस आगतम स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होता है? इसमें होता है इको यणज, यानी इसमें स्वागतम में यण संधि है। अगला प्रश्न है, स्तो स्तुना इश्चु सूत्र के अनुसार इष्टुत्व संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है? कौन सा है? रामस प्लस चिनोति, रामस चिनोति। ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित किसकी रचना? अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम या नैषधि चरित किसकी रचना है? किसकी रचना है? नैषधि चरित है श्रीहर्ष की रचना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? कवि माघ की कौन सी रचना है? 4 ऑप्शन है, इसमें है शिशुपाल वध। अगला प्रश्न है, सुख दुखात्मक को रस, सुख दुखात्मक को रस किसकी उक्ति है? यह है रामचंद्र गुणचंद्र की। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक? यह है कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते थे? किस भाषा में बोलते थे? यह प्राकृत भाषा में बोलते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सी एक रचना भवभूति की है? कौन सी एक रचना है जो भवभूति की है? वह है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माँ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? कौन से 3 गुण हैं? वह है उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य महाकवि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? यह है शिशुपाल वध, क्योंकि यह शिशुपाल वध रचना है माघ की। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? कौन सी रचना है जिसे दूत काव्य माना जाता है? वह है मेघदूतम। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, कौन सा है? इधर उधर की बात है। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? कौन है जंगल के जीव कृति के लेखक? वह है श्रीराम शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? क्या है? पहली स्मृति है, संस्मरण है स्मृतिकर्ण, फिर हम हसमत, फिर लीक अलीक, फिर है वन तुलसी की गंध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? वह है वे दिन वे लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 है, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वह है याद हो कि न याद हो, यह है दूधनाथ सिंह का, ये गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ है जो कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? वह है हम हसमत। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? यह है संस्मरण। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्न में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? किसका नहीं है? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं? कौन है इसके व्योमकेश दरवेश के लेखक? यह है विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा है? पहले है पद्मपराग, जंगल के जीव, फिर हमारे आराध्य, फिर है पथ के साथी। अगला प्रश्न है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है? अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है शब्द। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन है वर्ग का पंचमाक्षर। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, कौन सी है? यह है भ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा है? वह है ई। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, कौन सी हैं? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ट और ठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, किसमें ओष्ठ ध्वनि कौन नहीं है? इनमें से च है जो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को कहते हैं समरूप, ग्रेफिम। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है, प्राचीन का विलोम है अवराचीन। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तालव्य ध्वनि है? कौन है जो तालव्य ध्वनि है? वह है च। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक हैं? भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है, किसका प्रतीक है? यह है पाशवी वृत्ति का। अगला प्रश्न है, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? किस साहित्यिक विधा की रचना है? यह एक व्यंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? कौन है? वह है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है, क्या है सही? पहले आ जाता है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और फिर शुक्लोत्तर युग। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं?
निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं, यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा नहीं है? यह है विषाद योग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? कौन से निबंध संग्रह हैं जो विद्यानिवास मिश्र के हैं? यह है चितवन की छां और तुम चंदन हम पानी और कदम की फूली डाल, यह विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? यह है 343 में, 343 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? यह हुआ है शौरसेनी से। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है, कितने हैं? यह है 45। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, खड़ी बोली का एक नाम है कौरवी। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है अयोध्या, अवध। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है, विभाषा का क्षेत्र है वो बोली से अधिक विस्तृत होता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था वैदिक आर्यों ने। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? यह है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या है? यह है भोजपुर। अगला प्रश्न है, कटगुलाब की रचनाकार है, कटगुलाब की रचनाकार कौन है? यह है मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? यह है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका है, कौन है? यह है उषा प्रियंवदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यह मृणाल पांडे का है पटरंग पुराण उपन्यास, राजी सेठ का है तत्सम, सूर्यबाला का है अग्निपंखी, मैत्री पुष्पा का है इदत्र मम। ठीक है। अगला प्रश्न है, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है, कौन सा उपन्यास है जो नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है? वह है 7 नदियां एक समंदर। अगला प्रश्न है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका है राजी सेठ। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? कौन है दुखम सुखम की रचनाकार? यह है ममता कालिया। अगला प्रश्न है, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? कौन है? यह है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? किसका है? यह है ममता कालिया का। अगला प्रश्न है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? यह है अरस्तू का। अगला प्रश्न है, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यवनिका, यवनिका। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं वो है केशवदास। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? किसका है? यह है राजशेखर का। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नवन वोन में शालिनी प्रतिभा मता, नवन वोन में शालिनी प्रतिभा मता, प्रज्ञा नवन वोन में शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? यह है श्री भट्टतोत की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है?
आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेश से लिया गया है? यह है यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? अभिज्ञान का संबंध है कथानक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचाम लंकृति किसका है? यह है भामह का। अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की कुल संख्या मानी जाती है 9। अगला प्रश्न है, 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने निभाई? यह है सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? किसने किया? यह किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? कौन है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार? वो है राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? कब हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? 1800 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, आलसियों का कूड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कूड़ा रचना है सितारे हिंद की। अगला प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? यह है इटावा में। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? फिर देख लीजिए क्वेश्चन, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? कौन थे? कौन सा कॉलेज है? वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के 150 क्वेश्चन हुए। इस सेकंड पेपर का तीसरा प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, अभी और आगे प्रैक्टिस सेट कराऊंगी मैं, आप लोग देखते रहिए। आपको प्रैक्टिस सेट ठीक लग रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि कोई टॉपिक से अभी क्वेश्चन चाहिए या फिर पढ़ने हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट में। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अब तो दिन आने वाले हैं एग्ज़ाम के, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब तैयारी तो हो चुकी होगी, बस आपको रिवीजन करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद।